हेलो फ्यूचर टीचर्स, क्या सीटेट क्वालिफाई करना चाहते हैं? तो आज का ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रिकी, कॉन्सेप्ट बेस्ड एंड एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो को अंत तक देखिए और खुद को टेस्ट कीजिए आप कितने रेडी हैं। निम्न में से कौन सी विशेषता सिंधु घाटी सभ्यता की नहीं थी? ए सुव्यवस्थित जल निकासी व्यवस्था, बी विशाल मंदिरों का निर्माण, सी पक्की ईंटों के मकान, डी नगर नियोजन। सिंधु घाटी सभ्यता अपनी उन्नत नगर योजना और पक्की ईंटों और उत्कृष्ट जल निकासी प्रणाली के लिए प्रसिद्ध थी। हर घर से नालियां मुख्य नालियों से जुड़ी हुई होती थी, लेकिन यहाँ विशाल मंदिरों के प्रमाण नहीं मिले हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि धार्मिक संरचनाएं अन्य सभ्यताओं की तरह विकसित नहीं थी। क्यों सिंधु घाटी सभ्यता को नगरीय सभ्यता कहा जाता है? ए यहाँ केवल गांव थे, बी यहाँ कृषि नहीं होती थी, सी यहाँ सुव्यवस्थित शहर थे, डी यहाँ केवल पशुपालन होता था। सिंधु घाटी सभ्यता में शहरों का निर्माण ग्रिड प्रणाली पर हुआ था। सड़कों, जल निकासी, भवनों की योजना अत्यंत व्यवस्थित थी। ये सभी विशेषताएं इसे एक विकसित नगरीय सभ्यता बनाती हैं। निम्न में से कौन सा कथन सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में सही नहीं है? ए यह नदी घाटियों में विकसित हुई, बी इसकी लिपि अभी तक पढ़ी नहीं गई है, सी यहाँ लोहे का उपयोग होता था, डी यहाँ व्यापार होता था। सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युग की सभ्यता थी, जहां तांबा और कांस्य का उपयोग होता था। लोहे का प्रयोग इस काल में नहीं था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी गलत है। सिंधु घाटी सभ्यता में सामाजिक समानता का संकेत किससे मिलता है? ए बड़े महल, बी समान आकार के मकान, सी अलग अलग शहर, डी शाही कब्रें। सिंधु घाटी सभ्यता में अधिकांश मकान समान आकार और संरचना के पाए गए हैं। इससे यह संकेत मिलता है कि समाज में अत्यधिक वर्ग भेद नहीं था। बड़े महलों और शाही कब्रों का अभाव भी समानता को दर्शाता है। सिंधु घाटी सभ्यता में मुहरों का अधिक प्रयोग किसका संकेत देता है? ए केवल धार्मिक गतिविधियां, बी व्यापार और प्रशासन, सी केवल कृषि, डी युद्ध। सिंधु घाटी सभ्यता में मुहरों का उपयोग व्यापारिक पहचान, वस्तुओं के नियंत्रण और प्रशासनिक कार्यों के लिए किया जाता था। इससे विकसित व्यापार प्रणाली का संकेत मिलता है। तो दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में जाइए और ये जरूर लिखिए कि आपने अब तक कितने सही किए हों, क्योंकि 5 क्वेश्चंस हो चुके हैं और इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। फ्रेंड्स, मैं आपको बता रही हूँ, निम्न में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है? ए लोथल, बी कालीबंगन, सी चंद हुदड़ो, डी पाटलिपुत्र। लोथल, कालीबंगन और चंद हुदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल है। पाटलिपुत्र जो है ये मौर्य काल का नगर था, जो इस सभ्यता से संबंधित नहीं है। निम्न में से कौन सा संत भक्ति आंदोलन से संबंधित नहीं है? ए कबीर, बी गुरु नानक, सी तुलसीदास, डी अलाउद्दीन खिलजी। ध्यान से देखिए दोस्तों, कबीर, गुरु नानक, तुलसीदास भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत थे, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी जो थे एक शासक थे, इसीलिए भक्ति आंदोलन से संबंधित नहीं है। भक्ति आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? केवल राजाओं को प्रभावित करना, बी सामाजिक समानता स्थापित करना, सी युद्ध को बढ़ावा देना, डी व्यापार को बढ़ाना। भक्ति आंदोलन ने जाति पाति और ऊंच नीच के भेदभाव का विरोध किया। इसने भक्ति को सरल बनाया और सभी को समान माना। इससे समाज में सुधार हुआ। जलवायु के संदर्भ में सही कथन कौन सा है? तो 4 कथन है फ्रेंड्स। जलवायु जो है ये किसी स्थान के लंबे समय तक रहने वाले मौसम का औसत होता है। इसमें तापमान, वर्षा और अन्य तत्व शामिल होते हैं। यह रोज नहीं बदलती है। ऑप्शन नंबर बी सही है। सही सुमेलित युग्म चुनिए। भक्ति आंदोलन से संबंधित ये युग्म है, तो जो सही सुमेलित है उसको आपको चुनना है। दोस्तों, एक बात और मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। मैं जो व्याख्या करती हूँ, मैं चाहती हूँ कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आपको अदर क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अगर आपको ये व्याख्या अच्छी नहीं लगती है तो प्रैक्टिस सेट में मैं केवल क्वेश्चन का आंसर दे दूंगी, बस उतना ही काम करके रख देंगे। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। तो चलिए क्वेश्चन को देख लेते हैं। कबीर सगुण भक्ति धारा के ये नहीं थे, ये निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे।
तुलसीदास को निर्गुण कर दिया है, जबकि ये सगुण वाले थे। और अब आ जाते हैं इधर गुरु नानक की बात कर लेते हैं। तो ये ही सही है, गुरु नानक एकेश्वरवाद से जुड़े हुए थे। इन्होंने एकेश्वरवाद, ईश्वर एक है उसी का संदेश दिया। मीराबाई कृष्ण भक्ति से संबंधित थी। तो ऑप्शन नंबर केवल सी सही है। किस कारण भारतीय संविधान को जीवंत दस्तावेज कहा जाता है? ए, यह बहुत छोटा है। बी, इसमें संशोधन नहीं हो सकता। सी, इसमें समय समय पर संशोधन किए जा सकते हैं। डी, यह केवल न्यायालय के लिए है। भारतीय संविधान को जीवंत दस्तावेज इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह स्थिर नहीं है, बल्कि समय और परिस्थितियों के अनुसार बदल सकता है। इसमें संशोधन की प्रक्रिया दी गई है। ऑप्शन नंबर सी सही है। सही सुमेलित युग्म चुनिए। जलवायु के संबंध में युग्म दिए गए हैं। अक्षांश, वर्षा, ऊंचाई, तापमान, समुद्र से दूरी, मिट्टी। तो फ्रेंड देखिए, ऊंचाई का संबंध सीधा तापमान से होता है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है, वायु दाब और तापमान दोनों ही घटते हैं। इसीलिए पहाड़ी क्षेत्रों में ठंड अधिक होती है। बाकी विकल्प जो है ये युग्म सही संबंध को नहीं दर्शाते हैं। ऑप्शन नंबर बी ही सही है, ऊंचाई और तापमान। यदि वनों की कटाई बढ़े तो सबसे पहले क्या प्रभाव होगा? ए, वर्षा बढ़ेगी। बी, मृदा अपरदन बढ़ेगा। सी, तापमान घटेगा। डी, जल स्तर बढ़ेगा। वनों की जड़ें मिट्टी को मजबूती से पकड़ कर रखती हैं। जब पेड़ों की कटाई होती है तो यही मिट्टी ढीली हो जाती है और वर्षा के समय बहने लगता है। इससे मृदा अपरदन बढ़ता है। कौन सा कथन लोकतंत्र के संदर्भ में गलत है? गलत है, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, क्योंकि गलत है वाले क्वेश्चन अक्सर आप गलत करके चले आते हैं। ए, जनता सरकार बनाती है। बी, चुनाव नियमित होते हैं। सी, एक व्यक्ति शासन करता है। डी, नागरिकों को अधिकार मिलते हैं। लोकतंत्र में सत्ता जो होती है जनता के हाथ में होती है और प्रतिनिधियों का चुनाव जनता करती है। यदि शासन एक ही व्यक्ति के हाथ में हो तो यह तानाशाही व्यवस्था हो जाएगी। इसीलिए यह कथन लोकतंत्र के संदर्भ में गलत है। भक्ति आंदोलन की प्रमुख विशेषता क्या थी? ए, केवल संस्कृत का प्रयोग। बी, ईश्वर तक सरल पहुंच। सी, केवल उच्च वर्ग के लिए। डी, केवल कर्मकांड। भक्ति आंदोलन ने धर्म को सरल बना दिया, ईश्वर तक पहुंच को सभी के लिए आसान कर दिया। इसमें स्थानीय भाषाओं का प्रयोग किया गया, जाति पाति के भेदभाव का विरोध किया गया। इससे समाज में समानता और भक्ति की भावना बढ़ी। प्यारे दोस्तों, अगर आपको वीडियो जरा भी अच्छी लग रही हो तो हमें एक लाइक जरूर दें। वायु दाब के बारे में सही कथन कौन सा है? ए, ऊंचाई बढ़ने पर वायु दाब घटता है। बी, ऊंचाई बढ़ने पर वायु दाब बढ़ता है। सी, तापमान बढ़ने पर वायु दाब बढ़ता है। डी, वायु दाब पर ऊंचाई का प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं वायु की मात्रा कम होती जाती है, इससे वायु दाब घटता है। ऊंचाई पर वायु विरल हो जाती है और उसका घनत्व भी कम हो जाता है। यही कारण है कि पहाड़ी क्षेत्रों में वायु दाब कम होता है। भारत में गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह कहाँ किया? ए, असहयोग आंदोलन में किया था। बी, चंपारण में किया। या सी है सविनय अवज्ञा आंदोलन वाले में किया। या डी, भारत छोड़ो। तो गांधी जी ने 1917 में 1917 में बिहार की 1917 ध्यान दीजिएगा में बिहार का एक जिला है चंपारण, यहाँ पर किसानों की समस्या को लेकर पहला सत्याग्रह किया था। यह उनके भारत में राजनीतिक जीवन की शुरुआत थी। इस आंदोलन ने आगे के राष्ट्रीय आंदोलनों की नींव रख दी। चंपारण। निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो ए, समानता का अधिकार। बी, स्वतंत्रता का अधिकार। सी, शिक्षा का अधिकार। डी, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का जो अधिकार है ये पहले हमारा मौलिक अधिकार था, फंडामेंटल राइट, जब संविधान बना था तब। लेकिन 44वां संविधान संशोधन हुआ और इसमें इसको हटा दिया गया। अब यह केवल एक कानूनी अधिकार है, बाकी सभी विकल्प हमारे मौलिक अधिकार हैं। यदि पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो क्या होगा? ए, ऋतुएं समाप्त हो जाएंगी। बी, दिन रात समाप्त। सी, वर्षा बंद। डी, वायुदाब समाप्त। पृथ्वी के अपने धुरी पर घूमने से दिन रात का निर्माण होता है। यदि यह घूमना बंद कर दे तो यह दिन रात की जो प्रक्रिया है ये रुक जाएगी और दिन रात का चक्र समाप्त हो जाएगा। इससे जीवन पर गंभीर संकट होगा। राष्ट्रीय उद्यानों का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए, पर्यटन। बी, वन्य जीव संरक्षण।
सी खेती, डी उद्योग। राष्ट्रीय उद्यान जो बने हुए हैं हमारे देश में, उनका उद्देश्य है वन्य जीवों और उनके प्राकृतिक आवास, नेचुरल जो हैबिटेट है, उसकी रक्षा करना है। यहाँ मानव गतिविधियां सीमित रखी जाती हैं ताकि पर्यावरण का संतुलन बना रहे। इससे जैव विविधता संतुलित रहती है। ऑप्शन नंबर बी सही है। फ्रेंड्स, ये हमारा 20 क्वेश्चंस का एक सेट कंप्लीट होता है। यदि आपको पसंद आई हो तो एक लाइक हमें जरूर दें, और हाँ, अगर आप इसी तरह के प्रैक्टिस सेट को करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम मिलेंगे आपसे अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।